हेलो गाइस। आज हम बीएसएबी 2017 में पूछा गया क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एक 5 नंबर का थ्योरी है जो सेकंड चैप्टर से आपके लिया गया है, जो गॉस का प्रमेय है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था कि क्वेश्चन हमारा पूछा गया था बीएसएबी में कि गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें। गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें, और इसका एक और नाम होता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें। ये दोनों में से कोई भी भाषा दे, आपको समझ जाना है कि क्या प्रूफ कूलॉम के नियम को प्रूफ करना है, बस गॉस के नियम से। तो पहले कूलॉम के नियम की बात आई है, तो जान लें कि कूलॉम का नियम आखिर क्या होता है। तो कूलॉम के नियम में जो होता है फोर्स होता है, वो दो चार्ज आवेश Q1 एवं Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उनके बीच की दूरी, यदि दो चार्ज आवेश यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 रखा गया है, तो इनके बीच की जो दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली वर्ग का प्रोपोर्शनल होता है। और जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, उनके मल्टीपल का प्रोपोर्शनल होता है। यही कूलॉम का नियम कहता है। और जब इन दोनों को हम जब दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तो एक साथ एक बढ़िया सा इक्वेशन बन कर आ जाता है हमारे सामने। उस उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम। और इक्वेशन ये होता है F=K, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आता है। इस K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इतना इसका यूनिट भी होते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि कूलॉम का नियम आप समझ गए होंगे। तो कूलॉम के नियम में तो बेसिकली हमें गॉस के नियम से क्या प्रूफ करना है कि F= कितना आ जाए हमारा, K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपन आर स्क्वायर, इतना प्रूफ हो जाए गॉस के नियम से। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। इन सबको इरेज कर देता हूँ पहले। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें, विद्युत क्षेत्र या गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें। इस लाइन को हटा भी देता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में यहाँ से आया था कि गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें, गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें, यही क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ था। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैं पहले से इसका सोल्यूशन लाया हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले एक हम क्या बनेंगे, चूंकि बिंदु आवेश के लिए गॉस का बात की है कि गॉस के प्रमेय से सिद्ध करना है, तो पहले गॉसीय एक पृष्ठ खींचा जाएगा। जब भी गॉस के बात जिक्र आए क्वेश्चन में, तो गॉसीय एक पृष्ठ खींचते हैं, या गॉसीय पृष्ठ क्या होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। आप इस तरह भी गॉसीय पृष्ठ खींच सकते हैं, इस तरह भी खींच सकते हैं, गोला खींचते हैं, चाहे किसी तरह भी खींच सकते हैं, लेकिन पृष्ठ क्या होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। उसी को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया गॉसीय पृष्ठ। यहाँ पे हम गॉस पृष्ठ को किस तरह लिए, गोला की तरह लिए, गोला की तरह एज यूज किए हैं, गोले की तरह बनाए हैं। क्योंकि गोले की तरह इसलिए बनाए ताकि इसका जो एरिया हो इसको आसानी से फाइंड कर सके। ठीक, इसलिए गोला की तरह यूज किए हैं। आपको भी जब सॉल्यूशन करना है तो गोले ही की तरह इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बीच में, पॉइंट O ले लिया है, और O से R दूरी पे एक बिंदु P ले लिया है, जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और यहाँ से इस जो गोले का अल्पांश क्षेत्रफल है कितना है, वेक्टर दिए है। और इस पॉइंट O पर क्या एक प्लस Q चार्ज रख लिया हूँ। इसको डेफिनेशन से समझते इसके भाषा क्या लिखेंगे। जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन प्रूफ करना होता है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ भाषा आपको लिखना ही पड़ता है। नहीं लिखिएगा, केवल थ्योरी प्रूफ कीजिएगा तो 3 मार्क मिलेगा, और जब भाषा इसके साथ लिख दीजिएगा तो उसके लिए 2 मार्क। इस प्रकार टोटल 5 मार्क मिल जाएगा। तो चलिए, तो हम इसके लिए भाषा क्या लिखते हैं, इस फिगर को हमें याद रखना है, और भाषा खुद ब खुद लिख लेंगे। इस फिगर यदि याद रहेगा तो भाषा खुद ब खुद कुछ ना कुछ जरूर लिखा जाएगा। कि माना कि एक बिंदुवत आवेश, ये क्या है, एक बिंदुवत आवेश है। बिंदुवत आवेश Q प्लस Q यहाँ पे है, बिंदुवत आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है।
समझ गए, फिगर देकर समझ गए कि इस फिगर से देकर क्या लिखेंगे। माना कि एक बिंदु तब एस प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, ओ पर स्थित है। फिर ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जो जो फिगर में बनाया गया है उसको उसको बस केवल लिख देना है। ओ से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है। पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। यहीं पे हमें क्या फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे ई लिख दें, वेक्टर ई ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या किए हैं, ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। और इस पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर दिए। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है कितना है, अल्पांश है, वेक्टर दिए। क्षेत्रफल वेक्टर, अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर दिए से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जब भी विद्युत फ्लक्स की बात आ जाए तो हमेशा हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ये जब भी गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कहीं भी लिख जाए तो वहाँ पे हम इतना फॉर्मूला लिखेंगे। किसी भी थ्योरी को प्रूफ करेंगे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रूफ करेंगे और मैग्नेटिज्म में दूसरे तरह थ्योरी प्रूफ करते हैं तो उसमें हमारा चुंबकीय फ्लक्स आता है, इसमें विद्युत फ्लक्स आता है। तो जब भी इस तरह का थ्योरी प्रूफ करेंगे तो जहाँ भी लिखा होगा कि गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो वहाँ पे लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी है। अब डी फाई ई हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल लिए हम क्या लिए, अल्पांश क्षेत्रफल ही हैं। यदि आप इसका क्षेत्रफल अल्पांश नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, केवल फाई लेते हैं, और एरिया भी क्या लेते हैं, केवल एरिया ए लेते हैं। तो चूंकि हमने इसका क्षेत्रफल जो होता है क्या लिए हैं, वेक्टर वेक्टर दिए अल्पांश क्षेत्रफल लिए हैं, लिखा गया है भाषा में भी लिखे क्या, अल्पांश क्षेत्रफल लिए गए। इसीलिए हम यहाँ पे डी फाई का यूज करेंगे कि जब छोटा एरिया छोटा रहेगा तो उससे फ्लक्स भी तो कम ही पास करेगा। अल्पांश एरिया है तो उससे फ्लक्स भी क्या, अल्पांश से फाइन पास करेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ गया क्या है कि डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब अगले जो वीडियो में बताया था आपको कि डी की जो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इट मीन्स ए इंटू बी कॉस थीटा। किस में निकलेगा ये, ए इंटू बी कॉस थीटा में ब्रेक हो जाता है। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा में, मीन्स ये दोनों जो है वो डॉट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके साथ एक कॉस थीटा जुड़ जाता है। तो वही यहाँ पे किया गया है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी क्या लिख दिया हूँ, ई डी ए कॉस थीटा। और अभी इसके पहले वाला जो मैंने थ्योरी प्रूफ किया था उसमें आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी थ्योरी प्रूफ करना है, जब भी थीटा का मान रखना होगा तो हम थीटा इक्वल टू जीरो ही रखेंगे और कोई वैल्यू हमें नहीं रखना है, बस थीटा इक्वल टू जीरो रखिएगा तभी थ्योरी प्रूफ हो जाता है। अब ये मत पूछिए कि थीटा इक्वल टू जीरो कहाँ से है, वो लंबा कॉन्सेप्ट है। आपको इतना याद रखना है कि थीटा इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। एग्जामिनर आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि थीटा इक्वल टू जीरो कहाँ से है, वो खुद समझ जाएगा कि यहाँ से लिया गया होगा। ठीक है। तो अब हम इसको डी फाई ई और डी ए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके हम इसको शुद्ध रूप में लाएंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, और चूंकि गॉस का पृष्ठ जो गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं हमेशा क्या खींचते हैं, क्लोज खींचते हैं। तो जब इसमें हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन का प्रयोग कर दें, यही क्लोज इंटीग्रेशन का साइन है। इसका मतलब कोई नहीं होता है, जो जर्नल इक्वेशन इंटीग्रेशन होता है वहीं भी इसी उसी तरह ये भी वर्क करता है। तो ई डी है, और यदि कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा, वन होगा। कॉस जीरो इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी फाई ई इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, और डी जिसके साथ डी लगा होगा उसको ही केवल इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे डी ए को इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या हुआ, इनडेफिनिट, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट, हाँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जिसके साथ डी ए लगा हो, मतलब डी लगा हो, यदि यहाँ पे डी एक्स होता तो क्या निकलता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको एक्स निकलेगा। यदि यहाँ पे डी बी लगा होता तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, केवल डी हट जाएगा, टोटल बी निकलेगा। इंटीग्रेशन का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई का तो क्या मिलेगा, केवल फाई मिलेगा। और ई और डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और चूंकि अभी मैंने बताया कि ये क्या था, हमने गॉस से जो पृष्ठ ड्रॉ किया था वो कैसा ड्रॉ किया था,
स्फेरिकल गोलाकार ड्रॉ किया था। आपको जब भी क्वेश्चन में थ्योरी प्रूव करना है तो हमें गोलाकार ही ड्रॉ करना है। तो गोला का एरिया कितना होता है, गोला का एरिया 4πr², यानी गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो वहीं यहाँ पे हम एरिया की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे एरिया की जगह पर 4πr², ई ए है ना, तो ए की जगह पर 4πr²। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब चूंकि हमें गॉस के प्रमेय से ना प्रूफ करना है तो आप क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है हमारा गॉस का प्रमेय, फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को दोनों क्या कर दे, कंपेयर कर देते हैं, या चाहे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए फाई की वैल्यू क्या है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, ई इक्वल टू 4π, ई इंटू 4πr²। दोनों फाई समान है, जो ये भी फाई है ये भी फाई है, तो दोनों के वैल्यू क्या कर दें हम आपस में दोनों को बराबर, दोनों की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो वहीं पे मैंने किया है कि क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे रहने दिया है और फाई के बदले क्या रख दिया यहाँ पे, ई ई इंटू 4πr² को यहाँ पे पुट कर दिया है। अब देखिए, तो जब आपसे ई को अकेले कीजिएगा तो 4π² इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है ई के साथ, इधर कहाँ से आ जाएगा, डिवाइड। जब इधर इधर आएगा इस साइड तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4π∈0, 1/4π∈0, 1/4π∈0 Q/r²। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया है, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4π∈0 Q/r²। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फोर्स, जाहिर सी बात है फोर्स भी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, F/Q। यानी परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल, ये क्या है, कोई परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर लगाए गए बल को हम F कहते, परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल एवं परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो वहीं यहाँ पे पता चल गया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली सिंपल सी आपको याद रखना है कि क्या कितना होता है, F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फॉर्मूला हमारा कितना आता है, F/Q। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या हम सपोज कर लेंगे कि जो हमने यहाँ पे स्फेरिकल गोला ड्रॉ किया था, यहाँ पे हम क्या लिखे थे, पॉइंट, यहाँ पे हम +Q चार्ज लिखे थे और यहाँ पे क्या था, हमारा पॉइंट P था। तब हम क्या करेंगे कि माना कि पॉइंट बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0, जिसका कितना होता है, परीक्षण आवेश इस परीक्षण के लिए जाता है, इसका ये इस आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं जनरेट करता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इसकी वजह से ना ये इधर मूव करेगा, ना ही ये इधर मूव करेगा। ये सिंपल सा टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, इसको रखा जाता है। इस पे इससे इस आवेश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने मान लिया कि माना कि एक बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। परीक्षण आवेश को हमेशा Q0 से डिनोट करते हैं। Q0 रखा गया है, अतः परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा भाई, तो परीक्षण आवेश अभी बल का फॉर्मूला बताया हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल टू F/Q। तो जो हमारा फोर्स कितना निकल जाएगा, फोर्स निकलेगा Q इंटू E। और यहाँ पे हमारा चूंकि क्या है, यहाँ पे परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q0। तो F इक्वल टू हमारा क्या हो गया, Q0 इंटू E। फॉर्मूला कितना है, F इक्वल टू Q0 इंटू E। तो इसमें यूज करते हैं, F इक्वल टू हमारा कितना आ गया, Q0 इंटू ई। तो देखिए F इक्वल टू Q0 इंटू ई। अब समीकरण 3 से अभी हमने समीकरण यहाँ पे 3 बनाया था। देखिए इसको E इक्वल टू कितना आया था, 1/4π∈0 Q/r²। इसको हम क्या लिख के समीकरण 3 लेट किए थे। यहाँ पे देखते हैं तो E के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, E का जो वैल्यू अभी समीकरण 3 में क्या इतना आया था, 1/4π∈0 Q/r²। हमारा इतना आया था, Q/r²। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, Q0। तो अभी मैंने इसके शुरू में बताया था कूलम का नियम। कूलम का नियम कितना होता है, 1/4π∈0 Q1 इंटू Q2/r²। मीन्स दो चार्ज का मल्टीप्लाई रहेगा और दूरी का वर्ग रहेगा, उसी के कहते हैं कूलम का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, सेम यहाँ पे फॉर्मूला हमारा आ गया, Q1 इंटू Q2, 1/4π∈0 Q1 इंटू Q2/r²।
तो ये क्या है हमारा कूलम्ब का नियम है। तो अभी लास्ट में हम लिख देंगे इसको, हम समीकरण 4 कर देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 4 होगा। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि कूलम्ब के नियम क्या लिखा है, क्या एक बार देख लेते हैं। समीकरण 4 से यह स्पष्ट है कि कूलम्ब का नियम गॉस के प्रमेय से निकाला गया है। बस लास्ट में इतना स्टेटमेंट लिख देना है, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, केवल इतना प्रूफ कर देना है। तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि गॉस के प्रमेय से कैसे कूलम्ब के नियम को निकालते हैं। ये 2017 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। आपको मैंने क्लियर डिटेल सम सोल्यूशन दे दिया हूँ। अब आगे नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे हम। इसके साथ अगला जो वीडियो आएगा कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था, कुछ 4 चैप्टर जाए तो फर्स्ट, और उसके बाद जो था ये दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, गॉस का प्रमेय। इन दोनों को मिलाकर कल एक ऑब्जेक्टिव का कंबाइंड वीडियो बनेगा, जिसमें से 20 या 30 ऑब्जेक्टिव होंगे। काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।